नमस्कार, एनलाइटन इंडिया न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के एक और लाइव संदेश को लेकर आज पुनः मैं आप लोगों से मुखातिब होने जा रहा हूं यूट्यूब के हमारे प्रीमियर लाइव के माध्यम से। आज के इस लाइव संदेश में धीमान विजय मानकर साहब मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया गया है, इसकी फिस्कल पॉलिसी और इसकी मॉनिटरिंग पॉलिसी को लेकर आप लोगों के बीच एक जरूरी संदेश देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर में लाखों किसान और मजदूर ऐसे हैं जो कुछ कोरोना बंदी के बीच, लॉकडाउन के बीच सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें कुछ नकदी रुपयों की राहत मिलेगी, लेकिन सरकार की ओर से सिवाय लंबे चौड़े भाषणों के अभी तक ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है। हाल ही के दिनों में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार की ओर से घोषित किया गया है, इस पैकेज का भी कितना कुछ लाभ इन किसानों को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, या जो वर्क फोर्स के लोग हैं या छोटे जो बिजनेस के लोग हैं उनको कितना मिलेगा, ऐसे तमाम जो बातें हैं इसी को लेकर आज धीमान विजय मानकर साहब आप लोगों से लाइव संदेश के माध्यम से यह मैसेज देने जा रहे हैं। आप लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, स्वयं भी इस वीडियो का अवलोकन करें, इसे देखने के बाद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, साथ ही अधिक से अधिक ग्रुपों में, अधिक से अधिक जगह पर इस संदेश को फैलाने का प्रयास करें। इसके अलावा एक और अपील मेरी है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हाल ही के दिनों में शुरू हुआ है। आप ट्विटर अकाउंट पर जाकर इसे फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों को भी इस ट्विटर अकाउंट को फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। तो अधिक समय न लेते हुए एक बार फिर मैं आप लोगों को सीधा धीमान विजय मानकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से जोड़ने जा रहा हूं। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को वॉच करें, देखें, सुने और अधिक से अधिक लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम लोग आज जो है एक जो पैकेज जो डिक्लेयर किया है प्रधानमंत्री जी ने, जो भारत सरकार ने, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है जो 20 लाख करोड़ का जो सो कॉल्ड पैकेज जो है जो डिक्लेयर किया है, जिसे कहा जा रहा है कि लगभग 10% जीडीपी का है, उसके थोड़ा सा जो है वो निटी-ग्रिटीज़ में जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। कोरोना के चैलेंजेस को जो है वो मीट आउट करने के लिए भारत सरकार ने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी यानी भारत सरकार जो बोरोइंग्स करती है, जो उसके रेवेन्यूज़ के बाहर जो उसको टैक्सेस आते हैं, डिफरेंट तरह के जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, वो रेवेन्यूज़ के अलावा जो भारत सरकार बोरोइंग्स करती है डिफरेंट माध्यम से, चाहे बॉन्ड मार्केट हो या और भी कोई तरीका हो, तो उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकिंग के अंदर में लिक्विडिटी को जो कंट्रोल करता है या रिलीज़ करता है, या जो रुपए की वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है, इंटरेस्ट रेट्स जो डिसाइड होते हैं, इसको जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। तो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों के माध्यम से जो है वो भारत सरकार ने जो है 20 लाख करोड़ का जो है वो पैकेज जो है वो डिक्लेयर किया। इस पैकेज में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से जो है डिक्लेयर किया गया, साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कुछ विचार देने की जो है वो कोशिश की। जो उन्होंने 5 पिलर्स की बात की, क्या वो पिलर्स सही है या वो पिलर्स के अलावा कुछ और पिलर्स होने चाहिए। ये पैकेज में जो है वो एग्जैक्टली कितना पैसा है, कितना पुराना एलोकेशन है, नया एलोकेशन है, जीडीपी के टर्म्स में वो कितना होता है मोटे तौर पर, हर चीज़ को हम पॉइंट में तो नहीं बोल पाएंगे पर राउंड ऑफ कर ज़रूर बात करेंगे। चौथी बात जो है कि इस देश के गरीबों को, किसानों को और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो मार्जिनलाइज लोग हैं, लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको जो है वो डायरेक्टली कितना पैसा इसमें से जो है वो मिला है, ये तमाम चीज़ों को हम लोग जो है वो देखेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है वो 13 मई और बाद में 14 मई को फिनांस मिनिस्टर सीतारमण जी ने जो है वो 2 तरह के डिक्लेरेशंस किए। इसमें बहुत सारा डेटा को फच किया गया है, पुराने और नए डाटा को जो है वो एक साथ मिलाया गया है और उसको कोरोना के पैकेज के तहत किया गया है। कुछ तो पहले ऑलरेडी बजटरी एलोकेशंस थे, उसके साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है 24 मार्च के पहले, जिस दिन ये पहला ऑर्डर आया लॉकडाउन का, उसके पहले का भी कुछ अमाउंट था, उसको भी इसमें मिलाया गया है। और ये सब मिला के जो है 20 लाख करोड़ का जो है वो फिगर जो है वो शो किया जा रहा है। पर भारत सरकार ने कुछ प्रयास किया है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और जो उसका 3.5% जो फिस्कल डेफिसिट था वो अभी 7.9
परसेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट हुआ है, यानी लगभग 8% फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा इसके बाद, यानी 4.5% का जो है वो फिस्कल डेफिसिट भारत सरकार का बढ़ा है। और लगभग जो है वो 4,20,000 करोड़ रुपए यानी 2.1% ऑफ GDP, ये एडिशनल बोरिंग जो है वो ज़्यादा का बोरिंग भारत सरकार ने किया है। लेकिन ये जो 4.5% का जो फिस्कल डेफिसिट का जो डिफरेंस पड़ रहा है वो इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द फ्रेश बोरिंग्स फॉर दिस पैकेज एज वेल एज द लॉस इन GDP। जो GDP में जो लॉस हो गया है, जो 22 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित 17 मई तक का जो नुकसान होगा, और जो हमारा 5% से GDP लगभग 1.5% पे आ रहा है। और अगर नेगेटिव कैलकुलेशंस को अगर सुब्रमण्यम जी की बात करें तो नेगेटिव GDP भी हो सकता है। तो इस लिहाज से जो है ये जो है फिस्कल डेफिसिट 8% गया है। उसी तरह स्टेट्स का भी डेफिसिट बढ़ा हुआ है, लगभग 6% के आसपास स्टेट्स का डेफिसिट जो है 7%, 6 से 7% स्टेट्स का क्यूमुलेटिव जो है वो डेफिसिट जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत सरकार और राज्य सरकारों का जो वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट है वो 13 से 14% जा रहा है, जिसमें भारत सरकार का ही अकेले 8%, 7.9% जो है वो फिस्कल डेफिसिट है। लेकिन पूरा का पूरा जो है वो भारत सरकार ने बोरोइंग नहीं किया है, केवल 4,20,000 करोड़ रुपीस जो है वो एडिशनल जो है वो बोरो किया है, विच इज़ 2.1% ऑफ द GDP। और ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट हुए हैं, और ग्रेट इकोनॉमिस्ट की अगर मैं नाम लूँ तो एडम स्मिथ से लेके माल्थ्यूज से लेकर डेविड राइकार्डो से लेकर कार्ल मार्क्स से लेकर अल्फ्रेड मार्शल जो कैम्ब्रिज के लीडिंग स्कॉलर रहे हैं, उसके बाद जॉन मेराट कीन्स है, उनकी शिष्या जॉन रॉबिन्स है, फिर आयरविन फिशर है जो येल यूनिवर्सिटी में उधर अमेरिकन इसमें जो ट्रेडिशन में जो है वो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और उसके बाद में जो है स्क्यूमटर जो है वो रहे हैं, पॉल सैमुअल्सन रहे हैं, कॉन्ड्रियानी जो है जो कॉन्ड्रेटिव जो है रहे हैं, पिगाउ रहे हैं, और कार्ल पोलानी जो है वो रहे हैं। ये उस ज़माने के 1950-60 के दशक के जो है वो सारे इकोनॉमिस्ट हैं। और उसके बाद के अगर बात करें तो पॉल क्रूगमैन है, केनेथ आरो है, क्यूजनेट्स है, रॉबर्ट सोलो है, रोमर एंड ल्यूकास है, अमर्त्य सेन है, वहाँ से लेते जोसेफ स्टिग्लिट्स है, थॉमस पिकेटी है, और वहाँ से लेते लेते जो है अभी तक हम देख रहे हैं अभिजीत बैनर्जी और डिफ्लो तक के कई ग्रेट इकोनॉमिस्ट जो है हुए हैं। दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग अर्थशास्त्र में जो है वो काम कर रहे हैं। उस समय में 1950-60 के दशक में भी जो है वहाँ तक भी बहुत सारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने मार्केट इकोनॉमिक्स का थ्योरी रखा, कुछ ने स्टेट के रोल को जो है वो दर्शाया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें केन्स का जो सिद्धांत है वो केन्स का सिद्धांत, केन्स का लॉ, और जो JB से है तो जॉन बैप्टिस्ट से लॉ, जो 2 तरह के लॉज है इकोनॉमिक्स के जो अभी मुझे लगता है कि हमारे लिए समझने की ज़रूरत है और जो लागू होंगे। जॉन मेराट केन्स जो केनेसियन इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो वर्ल्ड फेमस जो है वो इकोनॉमिस्ट थे, जो कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट थे, लीडिंग इकोनॉमिस्ट थे, और अल्फ्रेड मार्शल के जो है वो फेलो थे। उसके बाद दुनिया को जो है एक नया अर्थशास्त्र का सिद्धांत जॉन मेराट केन्स ने दिया, और पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक जो है उनका अर्थशास्त्र चलता रहा। और उसके लिहाज से जो है केन्स का जो सिद्धांत है वो यहाँ अभी 1 साल 2 साल जो है वो लागू होगा, और उसके बाद में से का लॉ जो है वो लागू होगा, JB से का लॉ लागू होगा। तो क्या केन्स का लॉ है और क्या से का लॉ है, थोड़ा थोड़ा दोनों को समझ लेते हैं। जॉन मेराट केन्स अपने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में ये कहते हैं कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, यानी अगर आप डिमांड को क्रिएट करो, एग्रीगेट डिमांड को यदि आप क्रिएट करो, तो सप्लाई चेन जो है, जो प्रोडक्शन है और जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो सेल है, और उसमें से फिर जो बिजनेस एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट है, प्रॉफिट है, ये ऑटोमेटिक जो है वो निर्माण होता है। और इसलिए जब भी डिप्रेशंस आते हैं, जब ग्रेट डिप्रेशन 30s के पीरियड में चले, और हम लोगों को सब मालूम होना चाहिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है केवल 50 साल तक गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया में रहा, 1914 तक। उसके बाद में जो है फिर जो है वो 14 में उसको छोड़ा गया, फिर 25 से 31 तक गोल्ड स्टैंडर्ड लिमिटेड 6 साल के लिए आया। उसके बाद ब्रिटेन ने 31 में गोल्ड स्टैंडर्ड को डीलिंग किया, अमेरिका ने, USA ने 33 में गोल्ड स्टैंडर्ड को डीलिंग किया, और फाइनली 71 में जो है वो फिएट मनी का निर्माण हुआ। और जब 30s में जब ग्रेट डिप्रेशन आए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में जो है,
द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पीस, ये भी जो है जॉन मेनार्ड केन्स का एक बड़ा फेमस बुक है। और उसके बाद में जब जो है 1930 से जब जो है वो डिप्रेशन जो है वो आया, जब बूम के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, तो उसके बाद में जो है केन्स ने ये कहा कि जब मार्केट जो है उसमें डिप्रेशन आ जाता है तो गवर्नमेंट को जो है बोरोइंग करके जो है वो एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जिससे एग्रीगेट डिमांड निर्माण होगी। और जब वो डिमांड निर्माण होगी तो उसका सप्लाई ऑलरेडी जो है वो निर्माण होगा, और उससे जो है फिर इकोनॉमिकल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। ये जो है वो केन्स का सिद्धांत है, जो शॉर्ट टर्म रेमेडी ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। यानी 3 महीना 6 महीना से 2 साल तक का जो पीरियड है, इसमें गवर्नमेंट फिस्कल बोरोइंग्स करके जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, या मॉनेटरी पॉलिसी से भी पैसा निकाल कर जो है इसमें लगा सकती है, जिससे इकोनॉमी रिवाइव होती है। ये केन्स का सिद्धांत है। जेबी सेज जो है, सेज लॉ ये कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी अगर आप सप्लाई साइड को जो है वो यदि स्ट्रांग रखो तो डिमांड जो है वो क्रिएट होती है। यानी अभी आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो, उसको मार्केट में लाओ, उसका सप्लाई यदि आप अच्छे से कर सको तो जो है वो डिमांड अच्छे से होती है। ये सेज लॉ कहता है। ये 2 लॉस के बीच में का अभी इंडिया को चॉइस करने का जो है वो समय है कि ये जो पैकेज जो डिक्लेयर किया है भारत सरकार ने, वो पैकेज किस हद तक जो है भारत के अंदर में ग्रोथ को लाएगा, कितना एम्प्लॉयमेंट को लाएगा, कितना हमारे यहाँ की इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा, और क्या हमारी जो जीडीपी है वो जो 1.2 से लेके 1.5 या 8 अभी फजी है, तो यहाँ तक जो है वो हम मान सकते हैं वेरियस डाटा का अगर हम एवरेज ले, तो उससे आगे वो कितना आगे जाएगी। और जो हम कह रहे हैं कि हम चीन के बराबर जो है वो कॉम्पीट कर लेंगे, उसके बिजनेस को यहाँ पर जो है वो ला लेंगे, और उसके लिए मोदी जी ने 5 पिलर्स का जो है वो डिक्लेरेशन किया, जो मेरे लिहाज से 5 पिलर्स नहीं, 3 ही पिलर्स है। मोदी जी 2 पिलर बोलना ही भूल गए, 2 एडिशनल पिलर बोल दिए, जबकि वो एक ही पिलर होता है। जो इकोनॉमी, डेमोग्राफी एंड डिमांड जो है वो 3 नहीं, एक ही पिलर है जो इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। 2 और नए पिलर्स कुछ होने चाहिए थे, जो मोदी जी ने अपने विचार में जो है वो नहीं कहा। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे लिहाज से हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि भारत सरकार ने बोरोइंग की है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से पैसे को जो है वो देश में जो है वो लगाने की कोशिश की है इकोनॉमी में। इसको हमें डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें जो पुराना एलोकेशन है वो लगभग 50% है और नया एलोकेशन लगभग 50% है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और शायद उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भी थोड़ा केयरफुली कहा कि सब मिला के हम बोल रहे हैं पुराना नया, तो इसमें लगभग जो 10 लाख करोड़ है, जो 5% ऑफ जीडीपी है वो पुराने एलोकेशंस है, और 5% ऑफ जीडीपी जो है वो जो नया बोरोइंग्स जो हुआ है उससे जो है वो भारत सरकार ने किया है। 13 तारीख को और 14 तारीख को 2 डिक्लेरेशन हुए। उसके पहले 27 मार्च का जो है प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण जो पैकेज था, जो 1,70,000 करोड़ का था, वो मेरे लिहाज से 1,70,000 करोड़ का नहीं है, वो बेसिकली 1,35,000 करोड़ का है, जो 0.68% ऑफ द जीडीपी होता है। उसका मैं अभी ब्रेकअप आप लोगों को दूंगा, लेकिन मेरे लिहाज से 12.5 लाख करोड़ रुपए का अभी तक क्लियर एलोकेशन जो है वो भारत सरकार ने दिया हुआ है। वो इस तरह है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 1,35,000 करोड़, इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज में 15,000 करोड़। आरबीआई ने 2 बार मॉनेटरी मेजर्स को जो है वो डिक्लेयर किया। मैं 24 मार्च के बाद का ले रहा हूँ, 24 मार्च के पहले का जो फरवरी में किया उसको नहीं ले रहा हूँ, ये मान कर कि भाई हम पैकेज के ऊपर बात कर रहे हैं। एक जो मॉनेटरी रिस्पांस है वो 3.67 लाख करोड़ का है, जो 1.8% ऑफ द जीडीपी होता है। दूसरा जो मॉनेटरी मेजर है आरबीआई का, वो 1 लाख करोड़ का है, जो 0.5% ऑफ द जीडीपी होता है, जिसमें सीआरआर का रेट को जो है वो कम किया गया। फिर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जो है उसको जो है वो बॉन्ड मार्केट्स के लिए रिलीज किया गया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को जो है वो ये किया गया, डिक्लेयर किया गया, और स्पेशल लिक्विडिटी फंड जो है इसको जो है वो डिक्लेयर किया गया। इस तरह से सब मिलाकर जो है, जो रिजर्व बैंक के पास जो रिजर्व पैसा रहता है उसको जो है अलग अलग माध्यमों से और इंटरेस्ट रेट को कम करके उसको मार्केट के लिए जो है वो फ्री किया गया, और फिर उसको वेरियस स्कीम से, जैसे जो MSFCs है, नाबार्ड है, या म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस है, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इनको अलग अलग पॉलिसी में जो है वो एलोकेट किया गया। उसके बाद में एक्सक्लूसिवली MSMEs को
नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को, हाउसिंग कॉरपोरेशंस को, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस को और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज है डिस्कॉम्स को, इनको 5,26,000 करोड़ रुपए डिक्लेयर किया गया। जो आईटी रिटर्न है 18,000 रुपए का, जो आईटी का फंड रिफंड करना था, वो मैं समझता हूँ कि वो लोगों का पैसा है, वो भारत सरकार का पैसा नहीं, लेकिन उसको जोड़ा तो मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। दिस इज फजिंग ऑफ द डेटा, तो उसको मैंने निकाला 18,000 करोड़ को। तो इस तरह पहले ये टोटल को हम देख ले, जो 11,78,000 करोड़ होती है, एक्चुअली जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है 1,35,000 करोड़ का है, जिसका ब्रेकअप मैं आपको दूंगा। इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज 15,000 करोड़ का। आरबीआई के जो मेजर्स है वो 4,67,000 करोड़ के, और जो एमएसएमई, नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और डिस्कॉम्स वगैरह को दिया गया वो 5.26 लाख करोड़ का है। इस तरह ये जो टोटल है वो 11,78,000 जो है वो होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है, जो लगभग 6.20% ऑफ द जीडीपी होता है। अब इसमें जो 14 तारीख को जो है कल जो डिक्लेयर किया गया, उसमें जो बेसिकली एग्रीकल्चरल पैकेज है और फॉरेस्टेशन की जो पॉलिसी है, जिसको कैंपा पॉलिसी कहा जाता है, जिसमें पेड़ लगाने की पॉलिसी है, और जो वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स है, उनको जो दिया गया, वो कुल मिलाकर जो है मेरे लिहाज से 1,06,000 करोड़ होता है। तो इस तरह से जो है यदि दोनों को हम मिला ले तो 11,78,000 करोड़ और 1,06,000 करोड़ को यदि हम मिला ले तो लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो टोटल पैकेज अभी तक क्लियर है, और 7.5 लाख करोड़ जो है वो अभी जो है वो मेरे लिहाज से और भी एलोकेशन बाकी है, जो एक शायद और डिक्लेरेशन होना बाकी है, या उसको भी ब्रेक करते हुए देखने वाला इशू है। अभी 3.75% ऑफ द जीडीपी जो है वो पैकेज एलोकेशन डिक्लेरेशन बाकी है, और 6.25% ऑफ द जीडीपी, जो जीडीपी लगभग 200 लाख करोड़ का है, लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर्स का हमारा जीडीपी, अभी फ्रेश कैलकुलेशन होगा तब आएगा, तो 200 लाख करोड़ के जीडीपी का ये जो असेसमेंट है, इसमें 12.5 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन बिल्कुल क्लियर है। इसमें मैं समझता हूँ कि इतना हमको मानकर चलना पड़ेगा कि भारत सरकार ने इतना तो बिल्कुल क्लियर जो है वो पैकेज डिक्लेयर किया है। अब प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण जो पैकेज है वो क्यों 1,34,000 करोड़ का ही है, ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को 3 महीने के लिए जो राइस या वीट दिया गया, जो लगभग 28 रुपए का है, उसका रफ कैलकुलेशन मोटे तौर पे किया जाए तो 33,600 करोड़ रुपीस होता है, 33,600 करोड़ रुपीस होता है। जो 1 किलो दाल का जो डिक्लेरेशन किया 85 रुपए के हिसाब से अगर उसको पकड़ा जाए तो 20,400 करोड़ रुपया होता है। उसके बाद 20 करोड़ महिलाओं को जो 500 रुपया जनधन अकाउंट्स में 3 महीने के लिए देने की बात की, उसका 30,000 करोड़ रुपया होता है। जो गैस सिलेंडर 8 करोड़ परिवारों को जो है वो उज्ज्वला स्कीम में जो फ्री देने की 3 महीने की बात की, वो 14,400 करोड़ होता है। और इसके साथ में जो है मनरेगा में जो 20 रुपए का हाइक किया, और 20 रुपए का हाइक जो है 13 करोड़ 62,000 जो मनरेगा में 13 करोड़ 62 लाख लोग जो मनरेगा में एनरोल्ड है, उनके लिए 20 रुपए का जो ये हाइक किया। 100 डेज का जो कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट है उसको अगर कैलकुलेट करें तो 27,240 करोड़ होता है। और उसके बाद में जो एक्सग्रेशिया दिया है सीनियर सिटीजन्स को और विडोज को, वो 9,000 करोड़ रुपीस होता है। इस तरह एक्चुअली जो प्रधानमंत्री का जो पैकेज था वो 1,34,640 करोड़ रुपया होता है। 1.35 लाख रफली आप समझ सकते वो होता है, जो 0.71% ऑफ द जीडीपी है। इसमें मेरा ये मानना है कि जो 2,000 रुपया जो फार्मर्स को, किसानों को जल्दी दिया, मैं समझता हूँ वो ऑलरेडी पुराने स्कीम का पैसा था, उसको इसमें जोड़ा वो सही नहीं है। प्रोविडेंट फंड का 75% जो वर्कर्स पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, वो ऑलरेडी भी उनको फैसिलिटी थी, 30-40% वो विड्रॉ कर सकते थे, अभी 75% किया। वो बेसिकली एम्प्लॉयज का पैसा है, एम्प्लॉयर्स का पैसा है, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा तो पेंशन फंड में जाता है 1.16%। तो वो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो पैकेज का पैसा नहीं है। उसके बाद में जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो थे, उनका जो पैसा होता है वो वर्कर्स से कॉन्ट्रैक्टर्स काटते हैं और उसको वेलफेयर फंड में डालते हैं, उसमें थोड़ा परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट डालती है। इसलिए पूरा 31,000 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट ने उसमें कैलकुलेशन में लिया,
वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो पैसा है वो MMDRA एक्ट 1957 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत रॉयल्टी का प्रोपोर्शन का जो पैसा देना पड़ता है वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं, वो ऑलरेडी जो है वो बिजनेस कंपनीज जो माइनिंग करती है, माइनिंग कंपनीज वो पैसा देती है और वो पैसा ऑलरेडी जो है वो लोगों के यूज के लिए होता माइनिंग एरिया के। उसको आपने कोविड के लिए कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, वेंटिलेटर और बाकी चीज़ों के लिए, मास्क वगैरह, सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए, तो उसको आप पैकेज में पकड़ नहीं सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपने जो है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं हैं जो 5 लाख से जो 10 लाख से 20 लाख के लोन की बात की, तो ये लोन है एट व्हाट इंटरेस्ट रेट है वो तो वो रिपे करेंगे, उसका क्वांटिफाई नहीं किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको 1.7 लाख करोड़ बोल देना ये सही नहीं होगा। और इसमें भी जो PDS का जो पैसा अगर उसको हम पकड़ ले, जो गेहूं चावल का पैसा है तो ऑलरेडी PDS स्कीम में भी होता है, तो PDS स्कीम के एक्स्ट्रा नहीं दिया है ये 5 kg, PDS स्कीम को मिला के ही दिया है पर हेड जो है, तो उसको अगर प्लस माइनस किया जाए तो वह 1,70,000 करोड़ का ये पैसा नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे 1,35,000 करोड़ रुपीस हम इसको जो है वो पकड़ सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है जिसे हमें समझने की जरूरत है। दूसरा कि किसको ये पैसा मिला इसको हमें समझने की जरूरत है। ये 12.5 लाख करोड़ रुपए का जो मोटे तौर पे जो हमने कैलकुलेशन निकाला है जो बिल्कुल क्लियर है। कुछ चीज़ें 2 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चरल लोन्स है उसको हमने इसमें नहीं लिया है क्योंकि वो लोन्स है और लोन्स को जो है आप क्या इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं ये देखने की ज़रूरत है कि वो इंटरेस्ट रेट क्या है, उसका आप कितने साल में उसको ले रहे हैं और क्या इंस्टॉलमेंट्स में आप दे रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है। तो इसलिए मेरे लिहाज से जो है वो पुअर वर्कर्स को जो है ये इम्पॉर्टेंट बात है कि पुअर जो गरीब लोग हैं उनके लिए बिल्कुल क्लियर एलोकेशन है। ये इतना क्लियर एलोकेशन बिल्कुल हम कह सकते हैं कि गरीबों को और किसानों को जो है वो मिला हुआ है। 1,34,000 करोड़ रुपया जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का जो पैकेज है वो पैसा बिल्कुल जो है वो आसानी से मिला हुआ है। EPF सपोर्ट का जो पैसा है जो 2,500 रुपया है वर्कर्स को मिलेगा। उसी तरह EPF कंट्रीब्यूशन है 6,750 करोड़ है, उसको हम ले सकते हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनका जो है वो 5,000 करोड़ रुपया है वो हम ले सकते हैं। उसके बाद में कैंपा एफॉरेस्टेशन है जो 6,000 करोड़ का है उसको हम ले सकते हैं। इस तरह से 1,54,890 करोड़ यानी राउंड ऑफ अगर हम करें तो 1,55,000 करोड़ रुपीस यानी 0.77% ऑफ द GDP ये पैसा डायरेक्टली गरीब लोगों को मिला है। दूसरा अगर हमने जो किसानों के साथ में फार्मर्स के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं 1 लाख करोड़ की उसको यदि हम मिला ले तो 2,55,000 करोड़ रुपया जो है रफली जो है वो 1.26% ऑफ द GDP और पूरे ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का उसका 10.27% जो है वो पैसा जो है वो गरीबों को, किसानों को, वर्कर्स को जो है वो एलोकेशन किया गया है। ये एक बड़ी स्पष्ट बात है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 1.26% ऑफ द GDP, 10.27% ऑफ द टोटल पैकेज 20 लाख करोड़ रुपीस का 10.27% जो है टोटल पैकेज का जो है और GDP का 1.26% कुल पैसे के अंदर में 2,55,000 करोड़ रुपया इसका डायरेक्ट बेनिफिट केवल गरीबों को, किसानों को और वर्कर्स को होगा। बाकी जब तमाम जो पैसा है वो 9 लाख लगभग जो है 9,93,000 करोड़ रुपया जो 5.22% ऑफ द GDP आता है या लगभग 50% जो है वो पैकेज का आता है। वो जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को दिया, MSFCs को दिया, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो है एंटरप्राइजेस को दिया, MSMEs को दिया, म्यूचुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया, उसके बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को दिया, हाउसिंग कंपनीज को दिया, डिस्कॉम्स को दिया और स्टेट को जो है कुछ लोन्स की जो है वो लोन्स का जो है वो क्रेडिट दिया है स्टेट्स को जो है। तो ऐसा यदि हम देख ले तो 2 पार्ट में यदि हम देखें तो लगभग पैकेज का 50% ये छोटे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो है वो एंटरप्राइजेस को दिया है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है, डिस्कॉम कंपनीज को दिया गया है, यानी जो इंस्टीट्यूशनल हमारा जो नेटवर्क है इकोनॉमी का उसमें ये दिया गया है। और
लगभग जो है वो 10.25% जो वो पैसा है वो डायरेक्ट जो है वो गरीबों को जो है वो दिया गया है, डिफरेंट फॉर्म्स में दिया गया है। इसमें एक सबसे बड़ा जो डिबेट का इशू आ रहा है, और अभी भी वो डिबेट का इशू जो है वो मैं समझता हूँ कि देखने की ज़रूरत है। अभी भी 8 साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए का डिक्लेरेशन बाकी है कि ऐसे समय में जो है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसा अगर देखा जाए तो ये 55 दिन का जो लॉकआउट है 24 मार्च से लेकर जो है ये 17 मई तक का जो लॉकआउट है, और 21 मार्च का भी जो है उसमें जो पीरियड था, ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम चीज़ों में जो है वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तमाम चीज़ों के अंदर में 376 रुपये पर डे के हिसाब से जो है वो देश के लोगों का पैसा गया। 20,000 रुपये से ऊपर जो है हर नागरिक का इसमें पैसा गया। अब मोदी सरकार ने ये जो पूरा पैसा दिया है वो मोस्टली जो है वो इंस्टीट्यूशंस को दिया 50% पैसा, और 10.25% जो पैसा है पैकेज का मैं कह रहा हूँ वो 10.25% पैसा जो है वो जो है फार्मर्स को, वर्कर्स को, माइग्रेंट लेबरर्स को, इन लोगों को अलग अलग माध्यम से दिया है, इनडायरेक्ट वे में दिया है। लेकिन किसी को भी डायरेक्टली जो है 500 रुपये छोड़कर जो जनधन के अकाउंट्स है, या 1000 रुपये जो विडोज को दिया गया है या सीनियर सिटीजन्स को दिया गया है, इनको छोड़कर जो है वो किसी को भी जो है वो पैसा जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि लोगों के हाथ में जो है यदि पैसा नहीं रहेगा तो वो एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे। ये डिफरेंट माध्यमों से मिल रहा है, तो स्कीम से मिलेगा, और ये तो बेसिकली इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए दिया है, वो अच्छा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि वो नहीं दिया जाना चाहिए था। या ये जो वर्कर्स को, फार्मर्स को और माइग्रेंट लेबरर्स को जो इनडायरेक्ट वे में जो है जो दिया गया है उसको भी कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि वो अच्छी बात नहीं है। इशू यहाँ ये है कि एक पार्ट जो मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर जो है वो मिस की है कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स देने चाहिए थे, जो लगभग 20,000 का नुकसान ये 55 दिनों में जो है हर भारतीय का हो चुका है, उसमें का एक पोर्शन जो है आप जो है कम से कम 10,000 तक के अगर पैसा अगर आप देते, तो 10,000 रुपये अगर आप देते, कम से कम जो है जो भारत के अंदर में जो $3.20 का जो अभी जो वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से 81 करोड़ लोग जो है वो $3.20 से कम कमाते हैं देश के अंदर में। तो मैं समझता हूँ कि $3.20 से जो लोग कम कमाते हैं तो वो लोग जो है वर्चुअली जो है वो पॉवर्टी की क्राइटेरिया में आते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में। तो मोटे तौर पे जो है इन लोगों को जो है यदि आप जो है 8-10 हज़ार करोड़ रुपया देते थे, 8-10 हज़ार रुपया देते इस पीरियड का 55 दिनों का, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छी पॉलिसी होती थी। और ये तमाम जो पैकेज है वो तमाम पैकेज में आप जो बचा हुआ अमाउंट है, अगर आप 100 करोड़ लोगों को अगर आप 100 करोड़ लोगों को अगर आप 10,000 रुपया देते हैं तो 10 लाख करोड़ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये 20 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ रुपया इस तरह से अगर आप डिवाइड करते और 10 लाख करोड़ रुपए का आप इंस्टीट्यूशंस को जो है अगर देते, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा पैकेज होता। और इसमें केन्स का जो सिद्धांत है वो भी फुलफिल होता था कि गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है वो गवर्नमेंट ने इसमें स्पेंडिंग करना चाहिए, पर स्पेंडिंग किस किस तरह से करना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी आप लोन्स दे रहे जो है चीप क्रेडिट के ऊपर में आप लोन्स दे रहे हैं, उनको और फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन आपने इंडस्ट्रीज के अंदर में वेज सब्सिडी नहीं दी, यानी आपने वेज का एक पोर्शन डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बिजनेसेस को कि भाई आप लोन लीजिए, हम सस्ता लोन देते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, फिर उसको रिपे कीजिए, लेकिन आपने वेज सब्सिडी उसमें नहीं दी। तो अब बिजनेसेस जो है पूरी सप्लाई चेन जो है पूरी दुनिया में टूटी हुई है, इंडिया में भी टूटी हुई है, तो वो लोन को बोरो करके उतना बिजनेस फिर से वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ने तमाम चीज़ें मोटे तौर पे ठीक की है, लेकिन जो कैश बेनिफिट है वो कैश बेनिफिट जो है 8-10 हज़ार करोड़ रुपया जो लगभग 100 करोड़ भारतीयों को जो नहीं दिया, जो 10 लाख से ऊपर इनकम टैक्स भरते हैं उनको छोड़ दिया होता, जो सैलरीड क्लास है उसको छोड़ दिया होता, और आइडेंटिफाई करके अगर जो है वो 100 करोड़ लोगों को अगर आपने कैश ट्रांसफर दिया होता, 2 इंस्टॉलमेंट में दे देते। अभी मान लीजिए आप 4-5 हज़ार करोड़ देते, बाद में जब इकोनॉमी रिवाइव होने के समय में आ जाती जून जुलाई और सितंबर में, उस समय 5,000 करोड़ रुपया दे देते, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा संयुक्तिक होता। वो काम आपने नहीं किया है, और वो काम जो आपने नहीं किया मैं समझता हूँ उसके लिए आपकी ये जो इतने अच्छा पैकेज जो है वो पैकेज जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि लाखों लाखों लोग रोड पर चल रहे हैं,
रोड पर मर रहे हैं। रोड पर मरने वाले लोगों को आप जो है 10-20 लाख रुपए कॉम्पनसेशन भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके लाइफ का कहीं कोई अकाउंट नहीं है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष जो है रोज टेलीविजन पर हम देख रहे हैं, लाखों लोग रोड पर चल रहे हैं, और उन पर रोड पर चलने का एक ही कारण है कि उनका जॉब चले गया, उनके पास कैश नहीं है, उनको जो है उनकी इंडस्ट्रीज या जो भी इनफॉर्मल वे में वो काम करते थे वो पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, और सरकार जो है वो भी उनको पैसा नहीं देना चाह रही। अनाज वो ले लेंगे, लेकिन रेंट कहाँ से देंगे, ऑयल कहाँ से लाएंगे, स्पाइसेस कहाँ से लाएंगे, वेजिटेबल्स कहाँ से लाएंगे, ये तमाम जो है वो चीज़ें हैं। और वो तमाम चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि जो कैश ट्रांसफ़र मोदी सरकार ने नहीं किया, ये इसमें का एक पार्ट जो है वो बहुत बड़ा जो है वो गलत पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है डायरेक्ट जो लोगों को जो बेनिफिट जा रहा है, किसानों और गरीबों को और माइग्रेंट्स को, वो 10.27% यानी 10.3% ऑफ द टोटल पैकेज जा रहा है। मैं समझता हूँ कि 1.26% ऑफ द जीडीपी केवल इसमें जा रहा है। ये सेकंड पार्ट है कि डायरेक्ट जो है इसमें जो है पावर्टी को कम करने के लिए, इनइक्वालिटी या विषमता को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद नहीं होगी। लेकिन एक बात अच्छी की है कि बड़े कॉरपोरेट्स को अभी डायरेक्ट नहीं दिया है, जो छोटे बिजनेस और उद्योग हैं उनको दिया है। ये एक इसमें का अच्छा पार्ट भी है। मैं समझता हूँ कि इतना एनालिसिस जो है वो मेरे लिहाज से जो है वो काफ़ी है। और भारत सरकार ये तमाम चीज़ों में अगर और जो है अगर 8-10 हज़ार का रुपया जो है वो 81 करोड़ लोगों को या 100 करोड़ लोगों को दे, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा जो है वो संयुक्तिक होगा। ये एक पॉइंट है। जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दिन प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की 5 पिलर्स की बात की। मैं ये कहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत ये न्याययुक्त दुनिया के साथ जुड़ी हुई संकल्पना है, और आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, और ये जो यानी इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस यानी फेयर एंड जस्ट वर्ल्ड जो है, इसके साथ जो है ये जुड़ी जो संकल्पना है, इसमें जो 5 पिलर जो मोदी जी ने कहे, वो पिलर मेरे लिहाज से वो सही नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अगर मैं ये पॉलिसी बनाता तो मैं क्या बातों को सजेस्ट करता, ये मैं बात को कहना चाहूँगा। मोदी जी ने पहले जो है जो पिलर्स कहे उनको मैं रिमाइंड कर देता हूँ। मोदी जी ने कहा इकोनॉमी, उसके बाद में टेक्नोलॉजी, उसके बाद में मोदी जी ने कहा कि डेमोग्राफी एंड डिमांड, ये 4 पिलर्स को जो है उन्होंने जो है वो बेसिकली जो है वो फोकस किया। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इकोनॉमी के साथ ही डेमोग्राफी एंड डिमांड, ये तीनों पिलर्स मिला लो तो तीनों पिलर का एक ही पिलर बनता है। टेक्नोलॉजी विदाउट साइंस इज इनकम्प्लीट। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये एक पिलर होना चाहिए। और उस दिन अपने भाषण में बोलते हुए मोदी जी ने ये कहा कि भाई ऐसा जो है हमने कभी देखा नहीं, कभी हमने सुना नहीं। तो मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि ये वायरस जो है, ये वायरस देखने से सुनने से नहीं समझ में आता, इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। इसका जो आरएनए है और आरएनए कैसा फंक्शन करता है, डीएनए के साथ जाके कैसा जो है वो अपने फंक्शन को आगे बढ़ाता है, स्प्रेड होता है, इसको समझने की ज़रूरत होती है। आप ये कोई भी लैब में बैठ के अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखते वायरोलॉजी के, और अगर उनको आरएनए डीएनए के जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं, अगर उसको समझने का प्रयास करते, तो मैं ये मानता हूँ मोदी जी कि आपको ये बात, जब WHO ने 30 जनवरी को ही डिक्लेयर किया कि पब्लिक हेल्थ का इमरजेंसी है ये इंटरनेशनल कंसर्न की, उसी समय इस बात को समझ आ गई होती कि वायरसेस कैसे फंक्शन करते हैं। तो इसलिए आपके जो पिलर्स है वो पिलर्स इनकम्प्लीट है, मेरा ऐसा मानना है। यदि कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के जो समाधान है, जो मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड है, या साइंस, ट्रुथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स है, इनको यदि मैं मिलाता और इनके माध्यम से जो है यदि मैं पिलर्स बनाता, तो किस तरह के पिलर्स जो है वो होने चाहिए थे, ये मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। यदि मैं ये पॉलिसी बनाता सेल्फ रिलायंट इंडिया की, तो वो सेल्फ रिलायंट इंडिया जो बेसिकली साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमैनिटेरियन इंडिया और एक सस्टेनेबल एंड जो है वो जस्ट वर्ल्ड जो है वो कैसा जो है उसके पिलर्स होते, ये मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा। यदि मैं इस बात को बनाता तो मेरा पहला पिलर होता साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, क्योंकि बगैर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और उसमें भी इनोवेशन के जो है हम लोग आज दुनिया की किसी भी समस्या को जो है वो टैकल नहीं कर सकते। हम धरती को और कॉस्मोस में क्या हो रहा है
और इसके लॉज क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या है, ये हम जो है वो नहीं समझ सकते। इसको यदि समझना है तो साइंटिफिक लॉज को समझने की ज़रूरत है, साइंस को समझने की ज़रूरत है, और साइंस के जो वेरियस डिसिप्लिन्स है उसको जो है वो समझने की ज़रूरत है, चाहे वो लाइफ साइंसेस हो या चाहे वो फिजिकल साइंसेस हो, चाहे फिर वो क्वांटम फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, चाहे फिर कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सुपर कंप्यूटिंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो। तो इस तरह के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये पहला पिलर होता था। दूसरा, मोदी जी के 5 पिलर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, उन्होंने डेमोग्राफी की बात की। लेकिन डेमोग्राफी आपकी केवल पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन में कितना एज ग्रुप, क्या एज ग्रुप का आपका पॉपुलेशन है, उससे आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं होती। आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड होती है, आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड होती है ह्यूमन डेवलपमेंट से और ह्यूमन कैपिटल से। यानी आपका जो पॉपुलेशन है उसका एजुकेशन क्या है, उसका हेल्थ क्या है, उसका हाउसिंग क्या है, उसका सोशल सिक्योरिटी क्या है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स है उससे, और ह्यूमन कैपिटल यानी हायर एजुकेशन में, और हायर एजुकेशन में जो स्किल्स है, टैलेंट एंड स्किल्स है, उसका डेवलपमेंट आपके देश में कैसा हुआ है, मैं समझता हूं उससे आप डिसाइड होता है कि आपकी इकोनॉमी सही में कॉम्पिटिटिव हो पाएगी, क्या आप सही में वर्ल्ड लेवल के ऊपर में इकोनॉमी में कॉम्पीट कर पाओगे। तो मैं समझता हूं कि मेरा सेकंड पिलर होता ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। तीसरा जो पिलर है वो इकोनॉमी होता, ह्यूमैनिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक इकोनॉमी, एक मानवतावादी और वास्तववादी जो है वो अर्थशास्त्र होता, जो डिमांड, जो डोमेस्टिक डिमांड एंड इंटरनेशनल डिमांड, यानी डिमांड ड्रिवन एज वेल एज एक्सपोर्ट ड्रिवन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता, और लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव जो है ये इकोनॉमी होती। यानी ऐसी इकोनॉमी होती जहां जॉब क्रिएशन भी होता और जहां पैसा, वेल्थ क्रिएशन भी होता। ये चार के कॉम्बिनेशन से डिमांड ड्रिवन एंड एक्सपोर्ट ड्रिवन, यानी इंटरनल डिमांड भारत के और दुनिया के अंदर में कॉम्पिटिटिव हम इकोनॉमी करके जो है एक्सपोर्ट कर सके, ये, और साथ में वो इकोनॉमी जिसमें जॉब्स क्रिएट हो और पैसा भी क्रिएट हो, ये कॉम्बिनेशन का मेरा इकोनॉमी होता है, जिसको मैं प्रैग्मेटिक एंड ह्यूमैनिस्टिक इकोनॉमी कहता हूं। इसके साथ मोदी जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर भूल गए, जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये 3 चीजों के बगैर कोई भी समाज और देश की संकल्पना आज नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी जो लॉज है, या जो हमारे 3 ऑर्गन्स है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है एंड जुडिशरी है, इसके अंदर जितने अमेंडमेंट्स की या सुधारों की जरूरत होती वो जो है मैं किया होता, हमारी सरकार ने किया होता। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, और साथ ही जो इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस है, जो यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल लॉ इमिनेट होता है, वो इंटरनेशनल लॉ, उसके अंदर में जो गैप्स है उनको ठीक करने के लिए हम वर्ल्ड लेवल पर प्रयास किए होते। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक लॉज है, जो वर्ल्ड बैंक, IMF से जो है वो गवर्न होते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए जो है हमने प्रयास किए होते। ये चौथा पिलर जो है वो मेरा होता। और साथ में जो है एक ग्लोबल जो है, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्रोथ के लिए ग्लोबल इकोनॉमी का भी मॉडल जो है वो जॉब के साथ में जुड़ा होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है जुड़ा होना चाहिए। उस इकोनॉमी के लिए जो है इंटरनेशनल लेवल पर हमारा प्रयास होता। और साथ में ग्लोबल कोऑपरेशन एंड सॉलिडारिटी जो है, ह्यूमन सॉलिडारिटी के लिए हम प्रयास करते। इस तरह अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया यदि ये पॉलिसी इस समय में, कोविड के समय में यदि डिक्लेयर करती, तो मैं समझता हूँ कि हमारे 5 पिलर होते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, प्रैग्मेटिक एंड ह्यूमैनिस्टिक इकोनॉमी, उसके बाद में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस, फिर ग्लोबल इकोनॉमी जिसमें जॉब्स और सस्टेनेबिलिटी हो, ग्रोथ, जॉब्स एंड सस्टेनेबिलिटी हो, जिसमें इनइक्वालिटी ना हो, डेप्ट जो है वो रिड्यूस हो, और साथ में ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ह्यूमन सॉलिडारिटी, जो ग्लोबल सॉलिडारिटी की बात है। ये 5 पिलर्स जो है वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया अपने तरफ से जो है वो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के साइंस और सॉल्यूशंस के माध्यम से हम आप सजेस्ट कर रहे हैं। और
भारत सरकार से ये कह रहे हैं कि आपने कुछ काम अच्छा किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो आप सही नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में जो आपने कैश ट्रांसफर्स नहीं किया, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जो है वो गलत बात है। आपके 5 पिलर्स में साइंस मिसिंग है, ये फिर आपको अंधत्व के तरफ लेकर जाएगा। आप क्या जो ह्यूमन डेवलपमेंट है और ह्यूमन कैपिटल, ये आपके पिलर्स में नहीं है। ये आपकी नीति जो है, नीति की समझ जो है, इसको प्रदर्शित कर रही है कि आपकी नीति की सोच जो है वो भारत में सही नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक जो आपका जो दर्शन है वो शाखाओं से इमर्ज हुआ है, और शाखाओं से जो आपका दर्शन इमर्ज हुआ है वो काली टोपी आपको विज्ञान की तरफ जो है, वो विज्ञान के जो लॉज है, जो साइंटिफिक लॉज एंड सॉल्यूशंस है, उस पर जो है वो नहीं आने देती, मानवतावाद के ऊपर नहीं आने देती। तो इसलिए आपके जो 5 पिलर है वो हिंदुत्व की सोच से है, और मेरे जो 5 पिलर है वो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की, अनेक अंगों मग्गों की, जो आपने एक मार्ग की बात कही, एक मार्ग से भारत या दुनिया बदलाव नहीं आ सकता, उसमें विकास नहीं हो सकता। उसमें अनेक अंगों मग्गों का जो है, अनेक अंगों मग्गों की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे विषय पर ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें 12.5 लाख करोड़ का मोटे तौर का एलोकेशन हमने देखा, और उसमें 10.30% ये डायरेक्ट फार्मर्स को, वर्कर्स को और माइग्रेंट जो पॉपुलेशन है उसको मिल रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स को, और बाकी का जो बचा हुआ है लगभग आधा 50% इस पैकेज का वो इंडस्ट्रीज़ को और इंस्टीट्यूशंस को मिल रहा है। तो बचा हुआ जो पैकेज है उसको जब भारत सरकार डिक्लेयर करेगी तो हो सकता है उस पर हम एक अपना छोटा जो है वो व्यू देंगे, और फिर आप लोगों से विनती करूँगा कि साइंस को फॉलो करें, मेडिकल साइंस को फॉलो करें, मास्क को जो है वो पहन कर रहे, हैंड सैनिटाइजेशन को मेंटेन करें, हैंड वॉश को मेंटेन करें, 2 गज की दूरी यानी 6.5 फीट, 2 मीटर्स यानी 6.5 फीट को जहाँ जहाँ आवश्यक हो उसको बरोबर जो है वो मेंटेन करें, और हेल्दी रहे, सेफ रहे और विकसित हो। मेरी जो लोग जो श्रमिक जो है, अंतर्राज्य श्रमिक जो रोड्स पर मर रहे हैं चलते चलते, उन लोगों को मैं फिर आदरांजलि देता हूँ कि वो जो मरे हुए हैं वो ठीक नहीं है, उनकी आदरांजलि, मैं उनको आदरांजलि देता हूँ, और उनको भी कॉम्पनसेशन मिले 1 करोड़ रुपए तक का। ये पिछले बार भी मैंने कहा था, तो इसके तरफ में मैं अपना कमेंट करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर्स जो केयर फंड है उसमें से 3,100 करोड़ रुपए दिया, वो समझता हूँ मैं लोगों का ही पैसा है, आपने वापस दिया, उस पर कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 5 पिलर्स जो मैंने सजेस्ट किए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कैश ट्रांसफर्स इसमें होना चाहिए। और दुनिया भर के जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जो थेरीज दी है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली यहाँ साल 1.5 साल 2 साल तक केन्स का सिद्धांत जो है वो लागू होगा, उसके बाद में जो है वो 100 का जो नियम है लागू होगा। पहले केन्स का नियम लागू होगा, फिर बाद में से का नियम जो है लागू होगा। इसे भी हमें समझने की ज़रूरत है, और भारत को इस क्राइसिस से आगे ले जाने की ज़रूरत है। इतनी बात मैं आज के लाइव मैसेज में कहना चाहूँगा। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। धन्यवाद।